हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुमन अपने पति अजय और अपने बेटे मोहित के साथ रहते हैं। ये लोग काफी अमीर थे। इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और साथ में ही खाने के भी बहुत शौकीन थे। एक दिन सुमन ने मटर पनीर बनाया होता है और पति बेटे को बताते हुए बोलती है, अरे तुम लोग अब तक बड़े उतावले थे खाने के लिए और अब जब खाना बन गया है तो तुम लोग शांत कैसे हो गए? मैंने मटर पनीर बनाया है। अरे अपना उतावलापन इसीलिए ही तो रोका था कि जैसे ही मटर पनीर बने और हम उस पर हमला करें। मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ, मुझे कॉलेज जाना है। आज बहुत जरूरी असाइनमेंट देना है और मैं लेट हो गया हूँ पहले से ही। अब अगर मैं खाने के लिए बैठ गया ना तो और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। इसलिए आप मेरा खाना पैक कर दो, मैं कॉलेज में जाकर ही खा लूंगा। मोहित अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, लेकिन वो अपने कॉलेज नहीं बल्कि उस लड़की मेघा के पास जाता है जिसे मोहित बहुत प्यार करता था। वो दोनों साथ में बहुत समय बिताते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मोहित मेघा के बारे में अपने घर वालों को बता देता है। मोहित के घर वाले शादी के लिए मना नहीं करते हैं और मोहित की शादी मेघा के साथ करवा देते हैं। अब मेघा अपने ससुराल आ जाती है और सब कुछ संभाल लेती है। एक दिन अजय अपनी बहू से बोलता है, अरे मेघा बहू, बहुत दिन हो गए हैं, तुमने अपना कुछ बंगाली खाना नहीं बनाया। अरे हम लोग बंगाली बहू लेकर आए हैं और बंगाली खाना ही खाने को ना मिले तो क्या फायदा। नहीं नहीं ससुर जी, आपका मन है बंगाली खाना खाने का तो मैं आपके लिए फ़िश फ्राई बनाती हूँ। मैं फ़िश फ्राई बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अब तक सभी लोगों को यही बहुत पसंद आया है और मैंने अपने ससुराल में अभी तक फ़िश फ्राई और चावल बनाया भी है। आज मैं सबके लिए खाने में फ़िश फ्राई और चावल ही बनाती हूँ। मेघा सबके लिए फ़िश फ्राई और चावल बनाती है, जो कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता है। अब अक्सर मेघा अपने ससुराल में फ़िश फ्राई और चावल बनाया करती थी, क्योंकि अब मेघा के ससुराल वालों की फ़िश फ्राई और चावल खाने की डिमांड अक्सर रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन और अजय की एनिवर्सरी की पार्टी होती है, जिसमें मेघा फ़िश फ्राई और चावल भी बनाती है। वहाँ आए सब लोग फ़िश फ्राई की बहुत तारीफ करते हैं। सुमन की एक सहेली लता सुमन को तोहफा देते हुए बोलती है, अरे सुमन, तुम तो बहू नहीं बल्कि बहू के नाम पर शेफ लाई हो। अरे बहुत बढ़िया फिश फ्राई चावल बनाया था उसने। वैसे तो मैं डाइट पर हूँ, लेकिन फिश फ्राई और चावल इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि 2 बार खाए मैंने और फिर भी मन नहीं भरा। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा लता। मेरी बहू की तो यही खासियत है कि वो फ़िश फ्राई और चावल बहुत ही अच्छा बनाती है। अब तक हम लोग ही उसकी तारीफ़ करते रहते थे, लेकिन अब तो कई ज़्यादा लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ करने लायक तो बहू लाई हो सुमन तुम। तभी तो बता रही हूँ कि जो इंसान डाइट पर था उसे भी मजबूर कर दिया, और तभी तो तुम लोगों की पार्टी में बार बार फिश फ्राई और चावल बहुत कम पड़ रहे थे। बेचारी बहू को कितनी बार बनाना पड़ा था ना खाना। हाँ, अरे कोई बात नहीं, अब घर में मेहमान है, पार्टी है, तो इतना तो चलता रहता है। खुशी की बात तो बस ये है कि सब लोगों को खाना बहुत पसंद आया। मेघा की हर कोई तारीफ ही करता रहता है। ऐसे ही हंसी खुशी दिन निकल रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक से अजय की कंपनी में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है और आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इस भारी नुकसान को अजय संभाल नहीं पाता और देखते ही देखते पूरा बिजनेस डूब जाता है। और अब इतने बड़े घर से एक छोटे टूटे फूटे घर में आ जाते हैं सब। मुसीबतें भी एक के बाद एक आने लगती हैं। अजय और मोहित दोनों ही अब नौकरी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और वो बहुत ज़्यादा उदास होकर घर आते हैं। हम लोगों ने बहुत जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन कहीं भी हमें कोई नौकरी नहीं मिली। हमारे हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। कोई काम नहीं है, पैसों की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुसीबतें आई हैं तो हम लोग उसका डट के सामना करेंगे। मेघा सबको हिम्मत तो देती है, लेकिन सच तो हर कोई ही जानता है ना। मेघा अब आस पड़ोस वालों से बात करने लगती है और पड़ोस में रहने वाली चंदा को दोस्त बना लेती है। चंदा आलू टिक्की बेचती है। एक शाम जब चंदा अपना आलू टिक्की का ठेला लेकर जा रही थी तो मेघा उसे देखकर खुद से कहती है, अभी किसी के पास कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तो अपना काम शुरू कर सकती हूँ ना। सबको मेरे हाथ के फ़िश फ्राई और चावल बहुत पसंद है।
तो मैं इसका ठेला लगा सकती हूँ। मेघा अब फिश फ्राई और चावल का ठेला लगाती है और कुछ ही दिनों में मेघा के फिश फ्राई और चावल आसपास में फेमस हो जाते हैं और अब दूर दूर से लोग वहां पर मेघा की बनाई फिश फ्राई और चावल खाने आने लगते हैं। इस छोटे से ठेले से मेघा अब काफी पैसे कमाने लगती है। ये सब देखकर मेघा के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और अजय अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहता है, हमारी बहू ने हमारा नाम रोशन कर दिया। उस मुश्किल घड़ी में जब हमारे पास कोई काम नहीं था, हम लोग इतने परेशान थे, उस समय में हमारी बहू मेघा ने ही हमारे लिए इतना कुछ किया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इसी बहाने अब बहू भी खुद का काम कर रही है। पहले बस घर के लोगों के लिए ही फिश फ्राई और चावल बनाती थी, लेकिन अब तो बहू का जगह जगह नाम हो गया। ये सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से ही हो पाया है, वरना ये कभी भी नहीं हो पाता। और मैंने जो कुछ भी किया है अपने परिवार के लिए किया है। धीरे धीरे मेघा के ठेले से सब ठीक हो जाता है, लेकिन मेघा को तरक्की करता देखकर चंदा खूब जलने लगती है। एक दिन चंदा सबसे छुपकर मछलियों पर जहरीला पाउडर छिड़कती है और हंसते हुए खुद से कहती है, ये क्या समझती है हाँ खुद को? कल की आई लड़की अब मेरे पेट पर लात मारेगी? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से ज्यादा ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आते हैं। सब लोगों को इसकी बनाई फिश फ्राई चावल ही खाने होते हैं। तो अब आएगा ना मजा। अब लोग इसका बनाया फिश फ्राई चावल खाएंगे और मर जाएंगे। लोगों के मरने का इल्जाम आएगा फिश फ्राई चावल वाली मेघा पर। चंदा बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसको अपने प्लान पर पूरा यकीन था मेघा को फंसाने का। लेकिन तभी वहां सुमन और अजय आ जाते हैं और चंदा को देख लेते हैं। वो लोग तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और चंदा को गिरफ्तार करवाते हुए बोलते हैं, मेरी बहू मेहनत करके अपना पेट पाल रही थी, हम सब लोगों की जिंदगी को वापस ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और एक तू है जिसने कभी दूसरों की मदद तो नहीं की लेकिन दूसरों का काम बर्बाद करने आ गई। शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा हुआ हम लोगों ने तुझे ये सब करते हुए देख लिया। अब तू अपनी असली जगह पर पहुंच जाएगी। चंदा को पुलिस लेकर चली जाती है और साथ ही मेघा अब एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है जहां उसका पूरा परिवार भी मदद करता है और अब मेघा के फिश फ्राई और चावल काफी ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। अंजलि और रौनक दोनों पति पत्नी शहर में रहते हैं। रौनक एक बहुत अमीर बिजनेसमैन होता है, लेकिन एक दिन जब उसका बिजनेस ठप हो जाता है तभी अंजलि उसे छोड़कर जाती है। अंजलि, अंजलि मुझे छोड़कर मत जाओ अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तुम पूरी तरह कंगाल हो चुके हो। तुम्हारे साथ रहकर मैं क्या करूंगी? तुम जितने अमीर थे उससे भी कहीं ज्यादा गरीब हो चुके हो। प्लीज मुझे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। लेट मी गो रौनक। ठीक है अंजलि, जो तुम्हें सही लगे। मैं तुम्हें अपने साथ रहने की जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये लो तुम्हारी दवाइयां और ये कुछ बचे हुए पैसे तुम्हारी ट्रैवलिंग के लिए। थैंक यू। अंजलि रौनक के पैसे लेकर चली जाती है। रौनक ने बिछड़ते समय भी अंजलि की सेफ्टी के लिए उसे पैसे और उसकी दवाइयां भी दी। अंजलि ने रौनक के प्यार की जगह उसका बैंक बैलेंस देखा और लालच में आकर उसने उसे छोड़ दिया। रौनक को छोड़ने के बाद वो अकेली एक कंपनी में काम करने लगती है और वहां उसे एक अमीर आदमी मिलता है जिसका नाम वरुण होता है। अंजलि और वरुण दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन अब अंजलि को वरुण से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वहीं रौनक की जिंदगी में भी गौरी नामक एक गरीब लड़की आती है जिससे वो शादी कर लेता है। गौरी के पिताजी का ढाबा होता है। गौरी और रौनक दोनों एक साथ बहुत खुशी से रहने लगते हैं। रौनक अब एक छोटी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। थैंक यू गौरी, तुमने सही मायनों में इस रौनक की जिंदगी में रौनक लाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रौनक। एक दिन अचानक से गौरी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद गौरी ही उसके ढाबे को संभालने लगती है। गौरी रौनक के बूढ़े माता पिता विनोद और दामिनी की बहुत अच्छे से सेवा करती है। ये लीजिए माँ जी, पापा जी, आप दोनों का नाश्ता। चलिए तो अब मैं ढाबे के लिए निकलती हूँ। दोपहर को आप दोनों को खाना और दवाई देने मैं फिर आऊंगी, ठीक है? गौरी घर का सारा काम निपटाकर ढाबे पर खाना बनाने जाती है। उसके हाथ का खाना सभी बड़े ही चाव से खाते हैं और उसके ढाबे पर पूरे दिन भीड़ लगी हुई होती है।
ढाबे पर बिरजू नाम का एक लड़का काम करता है जो गौरी की मदद करता है। गौरी के पिताजी ने ही बिरजू को काम पर रखा होता है। जहां एक तरफ गौरी और रौनक कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंजलि को सारा ऐशो आराम मिलने के बाद भी वो खुश नहीं थी। एक दिन जब वो शॉपिंग मॉल में जाती है, तभी वो वहां वरुण को उसके कंपनी के क्लाइंट लीडर के साथ प्यार से शॉपिंग करते हुए देख लेती है। ये क्या, वरुण और वो भी जूही के साथ? इसका मतलब वरुण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अंजलि अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगता है। वो एक दिन भटकते भटकते गौरी के ढाबे पर जाती है और वहां गौरी के हाथ का खाना खाकर वो उसकी खूब तारीफ करती है। वाओ, फैबुलस! इतना बढ़िया खाना तो मैंने कभी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। मजा ही आ गया यार। यू आर ब्रिलियंट। बाय द वे, गुड चॉइस। हाँ, रौनक को अच्छी बीवी मिल गई और मम्मी जी और पापा जी को एक अच्छी और सर्वगुण संपन्न दूसरी बहू। जी अंजलि दीदी, और कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन वो सब मैं तुम्हें वक्त आने पर मांगूंगी। अंजलि को अब फिर से रौनक चाहिए था। वो घर जाकर कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी और रौनक की शादी की तस्वीरें देखते हुए रोती है। सॉरी रौनक, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी तुम्हें छोड़कर। मैंने तुम्हें गरीबी में छोड़ दिया, जबकि तुम मेरे जाते वक्त भी मेरी चिंता कर रहे थे। मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में देरी कर दी, लेकिन नहीं, अभी मैं रौनक को हासिल करके ही रहूंगी और उसे अपना कैसे बनाना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। फिर चाहे उसके लिए मुझे उसकी जान भी जोखिम में डालनी पड़ जाए तो भी कोई शिकवा नहीं। अंजलि गुंडों को पैसे देकर रौनक का एक्सीडेंट करवाती है और उसे बहुत गहरी चोटें आती हैं। डॉक्टर गौरी से कहते हैं, हमें जल्द से जल्द पेशेंट का ऑपरेशन करना होगा। आपको 1 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। क्या? ठीक है डॉक्टर, मैं इंतजाम करूंगी, आती हूँ 1 घंटे में। गौरी का दिमाग सुन पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से लाएगी 5 लाख रुपए। वो अपनी जान पहचान के लोगों को कॉल करके उनसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो अपने ढाबे में जाती है और गल्ला फोड़ती है, जिसमें से कुछ 20 से 30 हजार रुपए ही इकट्ठा हो पाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे, वो भी 1 घंटे के अंदर? मैं तो अपने ढाबे को बेचकर भी 5 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर सकती। तभी अचानक से वहां पर अंजलि आ जाती है, जिसके हाथ में 5 लाख रुपए की नोटों के बंडल होते हैं। घबराओ मत गौरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो 5 लाख और जाओ करवाओ रौनक का ऑपरेशन। धन्यवाद अंजलि दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट। अब जब कुछ दे रही हूं तो बदले में भी तो कुछ लूंगी ना। तुम्हें मुझे अपना मंगलसूत्र देना होगा, अपने पति को देना होगा। चली जाओ रौनक को छोड़कर, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये 5 लाख रुपए दूंगी। बेचारी गौरी बुरी तरह फंस जाती है, लेकिन उसके लिए उस वक्त रौनक की जान बचाना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा करके अपना सूटकेस उठाकर रौनक को छोड़कर चली जाती है। जब रौनक को होश आता है, तभी उसके सामने गौरी नहीं, अंजलि होती है। अंजलि सभी को एक नकली चिट्ठी दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि गौरी ने खुद अपनी इच्छा से रौनक को छोड़ने का फैसला किया है। देखो रौनक, भाग गई तुम्हारी गौरी। अब मैं तुम्हारे पास फिर से आ गई हूं ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू अंजलि। रौनक और अंजलि घर जाते हैं। अगले दिन रौनक अंजलि की आंखों पर पट्टी लगाकर उसे कहीं ले जाता है। ओफो रौनक, बेबी तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जैसे ही अंजलि की आंखों पर चढ़ी पट्टी हटती है, वो पुलिस और गौरी को अपने सामने देखती है। गौरी, तुम यहाँ पर? ये लो अपने 5 लाख और अब तुम जाओगी सीधे जेल। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे और गौरी को एक दूसरे को इतनी आसानी से दूर कर दोगी? वरुण के बंगले में जो नौकर काम करता है, उसने तुम्हें गुंडों को पैसे देते समय देख लिया था। वो मुझे ये बता पाता उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था। गौरी ने तुम्हारे पैसे लाए, तभी वो नौकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था और उसने गौरी को सब कुछ बता दिया कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और फिर मुझे अपने पापा के सरपंच दोस्त रतन लाल काका हॉस्पिटल में मिले और मैंने उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए।
होश में आने के बाद रौनक को मैंने सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद तुम आई और तुम्हें लगा कि अब मैं जा चुकी हूँ और रौनक तुम्हारा हो चुका है। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। तू ना घर की रही ना घाट की। अब जाकर जेल में चक्की पीस। नहीं। अंजलि को गिरफ्तार किया जाता है। गौरी और रौनक खूब मेहनत करके रतनलाल के पैसे चुका देते हैं। गौरी अपने ढाबे को कुछ सालों बाद और भी बड़ा करती है और पूरे शहर में उसका ढाबा मशहूर हो जाता है। एक गांव में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम तेजेंद्र होता है। तेजेंद्र अपनी बीवी बिंदु, बेटे मनोज और बहू कजरी के साथ रहता है। वो चारों अमीर होने के बावजूद भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और गांव में हर गरीब की इज्जत और मदद करते रहते हैं। बिंदु और कजरी दोनों सास बहू ही अपने घर में खाना बनाती हैं। उनके पास कोई नौकर नहीं होता क्योंकि उन दोनों के हाथों के खाने में ही बहुत कमाल का स्वाद होता है और खासकर उनके हाथ के बने आलू के पराठे सबको अधिकतर पसंद आते हैं। ओहो क्या बात है। भाई क्या बात है। ओहो सुबह की शुरुआत इन स्वादिष्ट और कमाल के आलू पराठों से हुई है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए जीवन में। माँ, कजरी, आप दोनों के हाथ का आलू पराठा जैसे पराठे तो वाकई में पूरी दुनिया में और कहीं बनते ही नहीं होंगे। आप दोनों कुछ अलग तरह से ही बनाती हो इन्हें। बस मजा ही आ जाता है और मन करता है और खाऊं और खाऊं। तो किसने रोका है तुम्हें मनोज बेटा? ये लो, खाओ और खाओ। ये अचार और पनीर की सब्जी भी लो साथ में, और ये मक्खन भी। इस मक्खन को भी माँ जी और मैंने घर पर ही बनाया है, एकदम शुद्ध और ताज़ा है। बहुत खूब। अरे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। उसी गांव में तेजेंद्र का बड़ा भाई विजय भी रहता है। विजय एक मामूली व्यापारी होता है जो इतना पैसे वाला नहीं होता है। क्या बात है बिंदु, कजरी बहू, बहुत ही लज्जतदार बने हैं ये तुम्हारे पराठे तो। जी धन्यवाद जेठ जी। धन्यवाद ताऊ जी, लीजिए ना और लीजिए। अरे नहीं, बस बस। और तेजिंदर, कैसा चल रहा है व्यापार? अरे बस सब अच्छा चल रहा है विजय भैया, आप बताइए। ताऊ जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम तीनों साथ में हमारे कारोबार को और आगे ले जा पाएंगे। क्यों पापा? हाँ विजय भैया, मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे नहीं तेजिंदर, ये सब इतना आसान नहीं है। भले ही मेरा व्यापार थोड़ा डूबता जा रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। मैं उसे फिर ऊपर लाकर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले ऐसे ही अपनी कृपा तुम सब पर बरसाते रहें। धन्यवाद भैया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक तब तेजेंद्र और मनोज गांव से बाहर किसी काम के लिए जाने वाले होते हैं। तभी एक गांव वाला बिंदु और कजरी से आकर कहता है, अरे बिंदु काकी, कजरी भाभी, वो तेजिंदर काका और मनोज नहीं रहे। जंगल में उन दोनों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिंदु और कजरी इस खबर को सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं और अब तेजेंद्र और मनोज के जाने के बाद उनका कारोबार भी खत्म हो जाता है और बिंदु और कजरी को अब एक छोटे मकान में रहना पड़ता है। अरे बिंदु, कजरी बहू, तेजिंदर और मनोज को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा व्यापार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना मैं ही तुम दोनों की मदद कर देता। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बता देना मुझे। ठीक है जेठ जी। हाँ ताऊ जी। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। विजय इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बिंदु और कजरी को कुछ ना कुछ करना ही था। वो दोनों जगह जगह जाकर काम मांगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। फिर उन्हें एक भिखारी मिलता है जिसका नाम ललुआ होता है। अरे ललुआ, तुम यहाँ? हाँ भाभी जी, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप दोनों एक वक्त पर बढ़िया बढ़िया आलू पराठे देती थी। कितना दान पुण्य करते थे आप सब, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी गरीबों का आशीर्वाद है आप दोनों के साथ। धन्यवाद ललुआ। बिंदु माई, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना एक आलू पराठा ठेला लगा लो। आजकल ठेले की धंधे में भी बहुत पैसा है।
आप दोनों के आलू के पराठे को खाकर कोई उसके पीछे दीवाना ना हो जाए, ऐसा तो कतई हो नहीं सकता। अरे वाह ललुआ, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। माँ जी, हम दोनों साथ मिलकर आलू पराठा तो बेच सकते हैं। इससे हम महीने भर तो क्या, रोज़ाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर बहू, ये सब मुश्किल होगा। नहीं माँ जी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं हूँ ना, बस आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो करते हैं फिर यही। ये हुई ना बात। कजरी और बिंदु दोनों सास बहू अब आलू पराठे का ठेला लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सभी वाकई में उनके आलू पराठे के फैन बनने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या आलू पराठे हैं, क्या चटनी है, वाह 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 वाह, और क्या लस्सी है। ओहो, स्वर्ग अगर कहीं है तो वो आप दोनों सास बहू के आलू पराठे ठेले में है भाई, क्योंकि ये आलू पराठे किसी अमृत के समान है। अरे सही कहा इसने, इतनी जगह जाकर आलू पराठे खाए हैं हमने, लेकिन न जाने कौन सी जादुई आलू से बनाती हो आप दोनों अपने आलू पराठे। इनके स्वाद की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम बेमिसाल, एकदम कमाल के पराठे हैं। मैं तो अब रोजाना आपके ठेले पर आया करूंगा सुबह शाम आलू पराठे खाने के लिए। अरे फिर तो तू खुद ही आलू बन जाएगा रे। कोई बात नहीं रे, इतने स्वादिष्ट आलू पराठों को न खाने वाला कोई बेवकूफ या पागल ही होगा। मैं तो मस्त दबा कर खाया करूंगा रोजाना। धन्यवाद। आप सभी ग्राहकों की ये तारीफ़ें ही हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं हमारे काम को और अच्छे से और लगन से करने के लिए। इसीलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ठेले पर आलू पराठे खाने आते रहिए। इसे कोई ठेला नहीं बल्कि अपना घर ही समझिए, क्योंकि हम घर के जैसे ही आलू के पराठे बेचते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर बहन जी। इस तरह कजरी और बिंदु दोनों का आलू पराठा न सिर्फ उस गांव में बल्कि अब शहरों में भी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि कई सारे व्लॉगर्स आकर उनकी वीडियोस शूट करते हैं और वो वायरल हो जाती हैं। कजरी और बिंदु 6 महीनों में कड़ी मेहनत करके अपना एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहां हर तरह का खाना मिलता है और वहां की स्पेशल डिश होती है बिंदु और कजरी के स्पेशल आलू के पराठे, जिसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी आता कजरी और बिंदु के साथ सेल्फी लेता। इस तरह वो दोनों सास बहू अब एक प्रकार की हस्ती ही बन जाते हैं। एक दिन जब ललुआ उनके 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो विजय को रेस्टोरेंट के पीछे से अंदर घुसते हुए देखता है। अरे ये क्या, ये तो विजय साहब हैं, बिंदु माई के जेठ और कजरी भाभी के ताऊ जी। लेकिन ये क्या, ये तो बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वो भी फौरन। ललुआ फटाफट 2 मिनट की दूरी पर थाने में जाकर पुलिस को ये खबर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर विजय को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बॉम्ब की वायर को कट कर देते हैं। ललुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो हमारा रेस्टोरेंट जल कर राख हो जाता। और आप जेठ जी, हाँ, क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? बिंदु माई, मुझे तो लगता है इसने ही मनोज भाई और तेजेंद्र साहब को मारा है। ये आप लोगों से पहले से जलता था, ये मैं हमेशा से देखता आया हूं। हाँ, मारा है मैंने ही उन्हें। मैंने ही उनके सामने जानवर छोड़े थे ताकि वो उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दे। मुझे हमेशा से इसी बात का गुस्सा था, इसी बात की जलन थी कि मैं बड़ा भाई होने के बाद भी मेरा छोटा भाई तेजेंद्र मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा आगे है जीवन में। और अब उन दोनों के मरने के बाद तुम दोनों अमीर हो गई, इसीलिए तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए मैं ये बॉम्ब प्लांट कर रहा था। छी ताऊ जी, लानत है आप पर। अरे आपसे हम सब कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने तो हमारे ही पीठ पीछे ये सब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इसने मेरे पति और बेटे को मारा है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। विजय को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके बाद बिंदु और कजरी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और वो ललुआ को अपने साथ काम पर रख लेते हैं और उनका 5 स्टार रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करता है। वसुधा अपने 4 बेटों के साथ रहती है, जिनके नाम रोहन, संकल्प, अनिरुद्ध और मयंक होते हैं। उन चारों का एक बहुत अच्छा कपड़ों का बिजनेस होता है। उन चारों की शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए वसुधा ने उन चारों की शादी 4 बहनें काव्या, रिया, चारू और राधिका से करा दी। चारों बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनके हाथ के बने कढ़ी चावल तो सभी के पसंदीदा होते हैं।
काव्या, क्या बात है यार, तुम चारों बहनों के हाथों में तो साक्षात जादू है, जादू। इतने टेस्टी कढ़ी चावल मैंने बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं खाए। हाँ, बहुत ही कमाल के बने हैं। और तो और इसमें मिलाए गए अलग अलग प्रकार के पकौड़े इसके स्वाद पर और भी चार चांद लगा रहे हैं। हाँ, सही कहा मयंक ने। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये लो बहुओं, आज की कढ़ी चावल खाकर मेरा तो मन तृप्त हो गया मानो। इसीलिए खुशी के मारे ये तुम चारों के लिए नेक है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन पड़ोसन रंजना को वसुधा और उसके परिवार की खुशहाली देख बहुत जलन होने लगती है। इस वसुधा की तो ऐसी की तैसी, चारों बेटों की चार अच्छे घराने की बेटियों संग शादी हुई है। कितना खुशल मंगल चल रहा है सब कुछ इनके घर पर। मुझे तो ये सब बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। और एक प्रकार से रंजना की बुरी नज़र उस परिवार पर लग जाती है और चारों बेटों का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद घर में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उसमें ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं अब सब कैसे ठीक होगा। हमारा बिजनेस पापा ने शुरू किया था, पापा की धरोहर था ये बिजनेस, लेकिन आज वही बंद हो गया। इस दुनिया से जाने से पहले पापा ने हमें पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं पाए। माफ करना माँ, माफ करना पापा। ना बच्चों, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। हाँ, आप सब इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? बिजनेस ना सही पर कम से कम कोई जॉब तो मिल ही जाएगी ना आप चारों को। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर एक जॉब क्यों नहीं मिल सकती? एकदम सही कहा काव्या ने। और रही बात तभी तक के खर्चे की, तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। हम चारों बहनें मिलकर अब घर बैठे टिफ़िन सर्विस शुरू करेंगे। पड़ोस की उर्मिला है ना, वो भी यही करती है और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाती है। तो हाँ राधिका, हम टिफ़िन सर्विस करेंगे और स्पेशल डिश के तौर पर कढ़ी चावल बेचेंगे, क्योंकि हर किसी को हम चारों के हाथ का कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, है ना? हाँ, और इससे हमें और ज़्यादा ग्राहक भी मिल सकते हैं, ये सही रहेगा। हाँ, काफ़ी बढ़िया सुझाव है राधिका। थैंक्स रिया। तुम चारों बहुओं की इस एकता को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जाओ अपने इस नए काम को शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे चारों होनहार बेटों, हिम्मत बांधे रखो और आगे बढ़ते रहो। देखना तुम चारों को भी अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अब चारों बेटे नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं, वहीं चारों बहुएं घर बैठे टिफ़िन सर्विस शुरू करती हैं। और तो और वो गली गली जाकर अपने टिफ़िन सर्विस के पैम्फलेट्स बनाकर उसका प्रचार भी करती हैं, जिससे उनको ढेर सारे ग्राहक मिलने लगते हैं। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़े आदमी के घर से ऑर्डर आता है, वो भी उसकी बेटी की शादी के पूरे खाने का। क्या कहा? हाँ माँ जी, हमारा सबसे पहला बड़ा ऑर्डर। एक बड़े आदमी की बेटी की शादी है और उसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। हर फंक्शन में हमारे यहाँ से ही खाना जाएगा। उन्हें हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए उन्होंने हर फंक्शन में कढ़ी चावल तो ज़रूर रखने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम चारों की तरक्की करते देख सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चारों बहुओं को अब धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो चारों अब अपना बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ की स्पेशल डिश कढ़ी चावल ही होती है। वहीं चारों के पतियों को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। धीरे धीरे उन सब पर आई मुसीबतें दूर होने लगती हैं। चारों बहुओं के ढाबे पर जो भी आता वो कढ़ी चावल तो ज़रूर ही खाता और तारीफों के पुल ज़रूर बांधता। ओए होए होए, क्या लाजवाब कढ़ी चावल है जी, मज़ा ही आ गया। ऐसी बेहतरीन कढ़ी सिर्फ आपके ढाबे पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं। ईस्ट और वेस्ट, आप चारों का कढ़ी चावल ढाबा इज द बेस्ट। थैंक यू अरे सो thank you मच। so much। थैंक यू सो मच। वसुधा की बहुओं के ढाबे की तरक्की को देख पड़ोसन रंजना फिर से जलने लगती है। अच्छी भली नज़र लगी थी मेरी इस वसुधा के परिवार पर, लेकिन अब इनके घर पर सब कुछ ठीक होने लगा है। पर मैं ये सब ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगी। मैं अब इसकी चारों बहुओं के कढ़ी चावल ढाबे को बर्बाद करके रहूंगी।
ढाबा बंद नहीं करवा के रख दिया तो मेरा नाम भी रंजना ठाकुर नहीं। हाँ। रंजना अब दिन के सन्नाटे में चुपचाप उस ढाबे में घुसकर सारी की सारी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिला देती है और फटाफट अपने घर लौट जाती है। उस एक्सपायरी डेट वाली दही के कारण बहुत से ग्राहकों के पेट खराब होते हैं, लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं फरमाता कि ये सब कढ़ी चावल खाकर ही हुआ है। लगता है ग्राहकों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये सब उस कढ़ी चावल को खाने के बाद हुआ है, इसीलिए मेरी ये चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब रंजना चुपके से जाकर उन चारों की बनाई कढ़ी चावल में कॉकरोच मिलाती है और जब ग्राहक उन मरे हुए कॉकरोच को अपनी थाली में देखते हैं तब वो सब डर जाते हैं। ये सब क्या है? अरे ये पकौड़े वाली कड़ी नहीं, कॉकरोच वाली कड़ी है। छी! अरे और तुम चारों क्या अपने ग्राहकों की जान लेना चाहती हो क्या? अरे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है तुम चारों से? अरे ये सब कैसे हो गया? हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे ढाबे की रसोई में हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं हम, और सफाई तो 50 बार करते हैं, फिर ये कॉकरोच कैसे? अरे अब बंद करो अपनी बकवास। अगर मैं भी ये कॉकरोच खा लेता तो कितने लेने के देने पड़ जाते। बस अब बहुत हुआ, अब तो तुम चारों की कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। नहीं भाई साहब, हमें माफ़ कर दीजिए, ये ज़रूर गलती से हुआ है। हाँ भाई साहब, कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ठीक से, प्लीज़ भाई साहब। उस दौरान अचानक से रंजना के घर पर आग लग जाती है और वसुधा और उसके चारों बेटे ही रंजना को उस आग से बचाते हैं, जिसके बाद रंजना को अपने किए पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे ही पुलिस चारों बहनों को गिरफ्तार करने जाती है, उतने में वहाँ पर रंजना आती है और वो पुलिस के सामने सारा सच कबूल कर देती है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही मिलाए हैं इस कढ़ी में कॉकरोच, और इससे पहले भी मैंने इनकी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिलाई है। मैं हमेशा इनके परिवार की बर्बादी चाहती थी, लेकिन आज जब मेरे घर पर आग लगी तब इन चारों के पतियों ने और सास ने ही मेरी जान बचाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। क्या? सभी रंजना के इस सच को सुनकर हैरान हो जाते हैं और रंजना को जेल हो जाती है। वहीं चारों बहुएं अपना कढ़ी चावल ढाबा चलाना जारी रखती हैं और भरपूर तरक्की करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।